अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखने वाले हैं ओलंपिक हिस्ट्री के बारे में। लफ्ज़ ओलंपिक सुनते ही एक बात तो हमारे जहन में आती है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट कैसे बना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। आज हम उसी हिस्ट्री के बारे में सीखने वाले हैं। तो आगाज़ करते हैं दोस्तों कदीम ओलंपिक की हिस्ट्री से। दोस्तों, देवी देवताओं की पूजा करना हिंदुओं की इबादत कहलाता है। मैं आपको एक ऐसा वाक़या बता रहा हूँ जिसका ताल्लुक कदीम ओलंपिक के साथ जुड़ा हुआ है। ज़्यूस नामी देवता का मंदिर वादिया ओलंपिया में वाक़या था। कुछ लोग इसकी पूजा करने के लिए इस वादी में आया करते थे। दोस्तों, ज़्यूस के मंदिर के सामने कुछ मजहबी त्यौहार मनाए जाते थे, जिनमें कुछ खेल वगैरह भी मुनक्कद करवाई जाती थी और इन खेलों को ओलंपिया खेल का नाम दिया जाता था। इन खेलों का आगाज़ करने से पहले कुछ मज़हबी रसूमात अदा की जाती थी, जिनमें 100 बैलों की कुर्बानी करना भी शामिल था। दोस्तों, ज़्यूस का बुत इस दौर के मशहूर बुत ताराज फडियास ने बनाया। बुत की लंबाई 13 मीटर थी और ये कुछ ऐसी कीमती चीज़ों से बनाया गया था जिनमें सोना, चांदी और हाथी के दांत भी शामिल थे। दोस्तों, कदीम ओलंपिक खेलों का आगाज़ 776 कबल मसीह में यूनान के गांव इलस से हुआ। इन खेलों में सिर्फ एक ही इवेंट शामिल था, वो थी 192 मीटर द स्टेडियम रेस। ये रेस सबसे पहले एक बावर्ची खाने ने जीती, जिसका ताल्लुक इलस गांव से था और नाम कोरबस। दोस्तों, इसे इनाम के तौर पर जैतून के पत्तों का ताज दिया गया। दोस्तों, पहले 13 ओलंपिक में सिर्फ एक ही इवेंट शामिल था, वो थी स्टेडियम रेस। लेकिन बाद में इसमें बॉक्सिंग, रेसलिंग, बग्गी दौड़ें और पैंथलॉन को शामिल किया गया। दोस्तों, पैंथलॉन में 5 इवेंट आते हैं। नंबर 1 पर है 200 मीटर स्टेडियम रेस, नंबर 2 पर है लॉन्ग जंप और नंबर 3 पर है रेसलिंग और फिर उसके बाद डिस्कस थ्रो और लास्ट पर जो है आपका जेवलिन थ्रो। पैंथलॉन को 708 कबील मसीह के ओलंपिक्स में शामिल किया गया। पैंथलॉन को ओलंपिक्स में शामिल करने की वजह क्या थी, इसके बारे में कोई वाज़िया सबूत तो नहीं मिलता, लेकिन ये इवेंट इतना दिलचस्प था कि ये आज मॉडर्न ओलंपिक्स में भी शामिल है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कदीम ओलंपिक्स में ख़वातीन भी हिस्सा ले सकती थी कि नहीं, क्योंकि ओलंपिक का आगाज़ यूनान से होता है। यूनान की तहज़ीब हज़ारों साल पुरानी है। यूनान का शुमार दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से होता है। दोस्तों, यूनान के 2 मशहूर शहर थे, एक का नाम स्पार्टा था और दूसरे का नाम एथेंस था। दोनों शहरों में कुछ बातें एक जैसी थीं और कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ। दोस्तों, स्पार्टन के बारे में ये मशहूर था कि ये जिस्मानी तालीम पर ज़्यादा जोर दिया करते थे। ये अपने शहर के हर मर्द और औरत को ताकतवर देखना चाहते थे। अगर इनके यहाँ कोई अपाहज पैदा होता तो इसे पहाड़ी से नीचे गिरा दिया करते थे। वैसे तो खेलों में ख़वातीन का हिस्सा लेना अच्छा नहीं समझा जाता था, लेकिन देवी हीरा के मंदिर के सामने होने वाले ओलंपिया फेस्टिवल में यूनान के शहर स्पार्टा की ख़वातीन भी हिस्सा ले सकती थी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यूनान के दूसरे शहर एथेंस के बारे में। अहले एथेंस भी जिस्मानी तालीम पर बहुत ज़्यादा जोर दिया करते थे। इन्होंने अपने स्कूलों और कॉलेजों में स्पेशल फ़िज़िकल एजुकेटर्स तैनात किए हुए थे। शायद यही वजह थी कि मॉडर्न ओलंपिक का आगाज़ भी यूनान के शहर एथेंस से हुआ। दोस्तों, अगर बात की जाए कि कदीम ओलंपिया खेलों में सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन था, तो नंबर 1 पर आते हैं माइलोन। दोस्तों, माइलोन का ताल्लुक यूनान के सूबे क्राटन से था। इसे कदीम ओलंपिक खेलों का सबसे अच्छा खिलाड़ी समझा जाता था। दोस्तों, ये एक रेसलर था। इसके बारे में ये मशहूर था कि ये 6 बार मुसलसल ओलंपिया खेलों का चैम्पियन बना और इतना ताकतवर था कि एक ज़िंदा बैल को अपने कंधों पर उठा सकता था। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कदीम ओलंपिया खेलों के ज़वाल के बारे में। इनका ज़वाल तब शुरू हुआ जब रोम वालों ने यूनान पर कब्ज़ा किया और इनकी इबादत गाहों को तोड़ फोड़ दिया, जिनमें ज़ेवस का मंदिर भी शामिल था। ज़ेवस के बुत को जलाकर ज़मीन में ज़ेरे नस्ब कर दिया गया और बाद में अल्लाह ताला के अज़ाब भी इन बस्ती वालों पर आए। कुछ ज़लज़लों ने तबाही की और कुछ रही सही कसर दरिया ने पूरी कर दी। दरिया ने अपना रुख इस शहर की तरफ किया और पूरे शहर को अपनी रेत और मिट्टी की तह तले दफन कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कदीम ओलंपिया खेलों के ज़वाल की कहानी। अब बात कर लेते हैं ओलंपिया की दरियाफ्त की, कि वो जगह जहाँ 776 कबल मसीह में खेलों के मैदान सजा करते थे, फिर अचानक से वो शहर दरिया की लपेट में आ गया।
दोस्तों इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए भी कदीम ओलंपिया खेलों की दरियाफ्त का ज़िम्मा 1829 में जर्मन वालों ने अपने सर पर लिया। जर्मन वालों ने इस जगह पर खुदाई करवाई और इन्हें किसी हद तक फ़ायदा हुआ, जिनमें इन्हें कदीम ओलंपिया खेलों के चंद मकामात ज़ाहिर हुए और फिर कुछ देर के लिए खुदाई रोक दी गई। लेकिन एक बार फिर 1817 में कदीम ओलंपिया की खुदाई और हिफाजत का ज़िम्मा जर्मन वालों ने अपने सर पर उठा लिया और 1875 में सबसे ज़्यादा खुदाई की गई। ओलंपिया खेलों की खुदाई का काम 1881 में मुकम्मल कर लिया गया। इस खुदाई के दौरान तकरीबन 14,000 मुख्तलिफ एशियाई दराफ़त हुई, जिनमें अहम अमारात और देवी देवताओं और खिलाड़ियों के मुजस्समे भी शामिल हैं। आज भी वहाँ बहुत सी अमारात की बुनियादें मौजूद हैं, जिनमें चंद की दीवारें और सतून भी नज़र आते हैं। वो अजीम शान स्टेडियम जहाँ कभी दौड़ें मुनक्कद हुआ करती थी, आज वो ज़मीन का एक वीरान सा टुकड़ा नज़र आता है। तो दोस्तों ये थी कदीम ओलंपिया की कहानी। तो दोस्तों अब बात करते हैं मॉडर्न ओलंपिक का आगाज़ कैसे हुआ। मॉडर्न ओलंपिक का आगाज़ 1896 में यूनान के शहर एथेंस से हुआ। ये आगाज़ कैसे हुआ, इसके पीछे दो आदमियों की मेहनत थी। एक का नाम ज़ियाबस और दूसरे शख्स का नाम पेरिडिगोडमंटन था। दोस्तों ज़ियाबस का ताल्लुक यूनान के शहर से ही था। ये एक सखी दिल इंसान था, इसके पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत थी। इसने यूनान के बादशाह ओटो को कदीम ओलंपिया के दोबारा मुनक्कद करवाने के लिए एक ख़त लिखा और इसके साथ साथ कुछ फंड भी भिजवाया। ज़ियाबस के मुहैया करदा फंड से कदीम ओलंपिक स्टेडियम पैथेनिक स्टेडियम को तमीर किया गया और इसमें 1870 और 1875 की कुछ खेलें करवाई गईं। 1870 में होने वाली खेलों को तकरीबन 30,000 लोगों ने देखा, लेकिन 1875 का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो दोस्तों आप बात करते हैं दूसरी शख्सियत के बारे में, जिनका नाम है पेरिडिगोडमंटन। दोस्तों पेरिडिगोडमंटन को मॉडर्न खेलों का बानी कहा जाता है। ये एक इंतहाई ज़हीन शख्स था। इसकी सोच का आलम यह था कि इसने सोचा क्यों ना इसी तरह इन खेलों को करवाने के लिए एक कमेटी कायम की जाए। दोस्तों पेरिडिगोडमंटन की इस सोच को सराहा गया और 23 जून 1894 को एक कमेटी कायम की गई, जिसका नाम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी रखा गया। तो दोस्तों यही वजह है कि आज इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे 23 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के सबसे पहले सदर का नाम डेमेट्रियस विकालास था, जिनका शुमार यूनान के उस दौर के मशहूर मुसन्निफों में होता था। उन्होंने 1894 से लेकर 1896 तक अपनी खिदमत सर अंजाम दी और फिर उसके बाद अपने ओहदे से दस्तरबेदार कर लिया। तो दोस्तों फिर उनके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के दूसरे सदर पेरिडिगोडमंटन को चुना गया। दोस्तों पेरिडिगोडमंटन को ओलंपिक ऑफ द फादर भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी खिदमत 1896 से लेकर 1925 तक सर अंजाम दी और फिर इस ओहदे को दस्तरबेदार कर दिया। अगर दोस्तों बात की जाए इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की 2020 सदर की, तो उनका नाम है थॉमस बैच। तो दोस्तों आप बात करते हैं ओलंपिक्स की टाइप्स के बारे में। ओलंपिक की 4 टाइप्स हैं: समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, यूथ ओलंपिक्स। तो दोस्तों विंटर ओलंपिक का आगाज़ 1924 में फ्रांस के शहर चमोक से हुआ, जिसमें आइस हॉकी, क्रॉस कंट्री, स्क्वायर जंपिंग और फिगर स्केटिंग के इवेंट शामिल थे। तो दोस्तों विंटर ओलंपिक्स 1924 से लेकर 1992 तक हर 4 साल बाद मुनक्कद होते रहे, सवाए 1940 और 1964 ओलंपिक्स के। ये ओलंपिक दूसरी जंग अजीम की वजह से ना करवाए जा सके, लेकिन 1986 में इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने विंटर ओलंपिक्स को हर 2 साल बाद करवाने का फैसला किया और 1992 के विंटर ओलंपिक्स के बाद 1994 में विंटर ओलंपिक्स करवाए गए। तो दोस्तों अब बात करते हैं पैरालंपिक्स गेम्स के बारे में। दूसरी आलमी जंग में शरीक ममालिक के बहुत से फ़ौजी मजूरी का शिकार हो गए थे। इनमें से कुछ ज़हनी तवाज़ुन भी खो चुके थे। इन फ़ौजियों की देखभाल के लिए डॉक्टर लोडिंगटमैन को चुना गया था, जो लंदन के एक अस्पताल स्टॉक मैंडेविला में इन मरीज़ों का इलाज कर रहे थे। तो उन्होंने 1948 में इन फ़ौजियों के लिए इंग्लैंड के शहर स्टॉक मैंडेविले में कुछ खेलों का आगाज़ किया, जिन्हें स्टॉक मैंडेविले खेल का नाम दिया गया। इन खेलों में 1952 में हाईलैंड के कुछ मशहूर खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया और आहिस्ता आहिस्ता ये खेल उजागर होने लगे।
और फिर ये खेल 25 सितंबर 1960 में रोम में पहली दफ़ा ओलंपिक स्टाइल से करवाए गए और इनमें तकरीबन 23 ममालिक से एथलीट्स ने शिरकत की। पाकिस्तान ने अब तक पैरालंपिक्स गेम में 2 मेडल्स अपने नाम किए हैं। ये पाकिस्तान के एथलीट्स हैदर अली का कमाल है। ये दोस्तों एक लॉन्ग जंप के प्लेयर हैं और बहुत ही अच्छा और कमाल का जंप मारते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यूथ ओलंपिक्स गेम्स के बारे में। दूसरे ओलंपिक्स गेम्स की तरह ये भी एक स्पोर्ट्स इवेंट है जिसमें 14 से लेकर 18 साल की उम्र के एथलीट्स हिस्सा लेते हैं। इस इवेंट्स को इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ही ऑर्गेनाइज करवाती है। ये खेल भी 2 हिस्सों में तकसीम की जाती हैं, यानी कि समर यूथ ओलंपिक्स गेम और विंटर यूथ ओलंपिक्स गेम। ओवरऑल ये इवेंट हर 4 साल बाद ही करवाए जाते हैं। पहले 2 साल समर यूथ ओलंपिक्स गेम और दूसरे 2 साल विंटर यूथ ओलंपिक्स गेम मुनक्कद करवाई जाती हैं। दोस्तों इनमें रद्दो-बदल भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है मौसम की सूरत हाल पर और इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी पर। यूथ ओलंपिक्स खेलों के बानी का नाम जोहन रोजंजो है। उन्होंने 1998 में इन खेलों की तजवीज़ पेश की और 6 जुलाई 2007 को इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने इन खेलों की तजवीज़ की मंजूरी दे दी और फिर इसके बाद यूथ ओलंपिक्स गेम 2010 को सिंगापुर में मुनक्कद करवाई गई, जो 14 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक जारी रहीं। तो दोस्तों अब बात करते हैं मॉडर्न ओलंपिक्स इवेंट में इस्तेमाल होने वाले झंडे के बारे में। ओलंपिक्स झंडे में 5 मुख्तलिफ रंग के दायरे बनाए गए हैं, जबकि झंडे का अपना रंग सफ़ेद है जो ज़मीन की अलामत को जाहिर करता है, और 5 दायरे दुनिया के 5 बड़े आज़मों की अलामत है, वो बड़े आज़म जिनमें ज़िंदगी मौजूद है। दोस्तों मज़े की बात यह है कि ओलंपिक्स झंडे में मौजूद ये रिंग्स के रंग दुनिया में मौजूद जितने भी ममालिक के अपने झंडे हैं उनसे ज़रूर मिलता है। ओलंपिक्स झंडे का डिज़ाइन पैरी डिकोट बंटन ने तैयार किया था। दोस्तों 1916 के ओलंपिक्स में दायरों वाला झंडा इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन पहली जंग अजीम की वजह से ऐसा ना हो सका। लेकिन बाद में 1920 में बेल्जियम में होने वाले ओलंपिक्स खेलों में दायरों वाले झंडे को पहली दफ़ा लहराया गया। अब बात करते हैं दोस्तों ओलंपिक्स तराने के बारे में, जो 1896 के ओलंपिक्स में लिखा गया था। इसके मुसन्नफ़ का नाम कोस्टिस पिलामास था। ये तराना 1896 से लेकर 1956 के ओलंपिक्स तक मुख्तलिफ साज से बजाया जाता था, लेकिन 1960 में ये तराना समराज की तैयार करदा धुन से बजाया गया और तब से लेकर आज तक समराज की ही तैयार करदा धुन से ओलंपिक्स तराना बजाया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं ओलंपिक्स मशल के रोशन होने के बारे में। ओलंपिक्स मशल का रोशन होना ओलंपिक खेलों के आगाज़ की अलामत होता है। ओलंपिक्स मशल को रोशन करने के लिए जिस शोले या चंगारी का इस्तेमाल किया जाता है, इस शोले को वादिया ओलंपिया में मौजूद देवी हीरा के मंदिर के सामने सूरज की किरणों से जलाया जाता है। ये शोला ख़ास किस्म के मटेरियल से बना होता है और फिर इस शोले को ओलंपिक्स मशल रोशन करने के लिए उस जगह पहुँचा दिया जाता है जहाँ ओलंपिक्स खेल मुनक्कद होने होते हैं। फिर इस शोले की मदद से ओलंपिक्स मशल को रोशन किया जाता है। दोस्तों ओलंपिक्स मशल को रोशन करना बड़े इजाज़ की बात समझी जाती है। जब ओलंपिक्स मशल को रोशन कर दिया जाता है उसके बाद फाख्ताओं को आज़ाद किया जाता है, लेकिन आजकल फाख्ताओं की जगह कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता है। पहली दफ़ा 1896 के ओलंपिक्स में फाख्ताओं को आज़ाद किया गया था, लेकिन 1920 के ओलंपिक्स में फाख्ताओं को आज़ाद करने की इस रवायत को ओलंपिक्स तकरीब का हिस्सा बना लिया गया। दोस्तों आमतौर पर विंटर ओलंपिक्स की तकरीब में कबूतरों को सर्दी की शिद्दत की वजह से आज़ाद नहीं किया जाता, लेकिन इनकी जगह सफ़ेद गुब्बारों का इस्तेमाल भी कर लिया जाता है। बात करते हैं दोस्तों ओलंपिक्स खेलों में उठाए जाने वाले हलफ के बारे में। हलफ एक तरह की कसम होती है जो कोई भी काम करने से पहले उठाई जाती है। ओलंपिक्स खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में मुख्तसर सा हलफ उठाते हैं, जिसके अल्फाज कुछ यूँ हैं कि तमाम खिलाड़ी मचोर हैं।
हलफ उठाने की रवायत 1920 के ओलंपिक से होती है और 1920 से लेकर 1984 के ओलंपिक्स तक खिलाड़ी हलफ उठाते वक्त अपने मुल्क का झंडा ही इस्तेमाल करते थे। लेकिन दोस्तों बाद में 1990 के ओलंपिक्स में दुराने हलफ खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स झंडे का इस्तेमाल किया और आज यही वजह है कि दुराने हलफ खिलाड़ी ओलंपिक्स झंडे का ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों 1968 के ओलंपिक्स तक हलफ सिर्फ खिलाड़ियों से ही लिया जाता था, लेकिन बाद में पहली दफ़ा 1972 में हलफ रेफरी से भी लिया गया और आज तक लिया जाता है। खिलाड़ियों के हलफ का उर्दू तर्जमा कुछ यूँ है कि मैं एक मैच्योर खिलाड़ी हूँ और इस ओलंपिक्स में होने वाले खेलों का हिस्सा हूँ। इन खेलों के बनाए गए कवानीन पर अमल दरामद करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं इन खेलों में शिरकत बगैर किसी नशा आवर अद्वियात के करूँगा। आप मेरा डोपिंग टेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको इस बात की इजाज़त देता हूँ। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपको एक नई वीडियो के साथ मिलूँगा जिसमें मैं आपको एक ये चीज़ बताने वाला हूँ कि अब तक कितने ओलंपिक्स जो है ना वो हो चुके हैं और कितने जो है ना वो कैंसिल हुए हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।